Bismillahirrahmanirrahim. Today this is our first class in language course. When we talk about language, specifically English language, there are certain very important things need to be clarified before moving towards the different dimensions of language, different aspects of language. That when we talk about language development, language course, we always refer to what second language usually. Okay, because we are not first language users जी कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, या उर्दू या पश्तो या हिंदको या पंजाबी या कोई और जब कभी भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो वी आर ऑलवेज रिफरिंग टू वर्ड जी L2 और सेकंड लैंग्वेज. एंड सेकंड लैंग्वेज उसमें कौन सी? इंग्लिश लैंग्वेज जी. अदरवाइज लीविंग टोनिक लैंग्वेजेस, all the languages have certain same standard जी और the ideal to learn. अब लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, व्हाट आर द एरियाज वील वर्क अपॉन जी. उसमें कुछ एक प्लान पहले डिस्कस कर लूँगा हमारे इस 2 months के कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी और उनको हम कैसे करेंगे. ले पहले एग्जाम में रख लें कि व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज 4 skills आर देयर जी. आवर मेन टारगेट इज़ व्हाट जी 4 skills. मोस्टली पीपल आस्क मी अबाउट आइल्स जी, टाफल या कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज एग्जाम्स है. उसमें क्लियर कर दूं दैट आइल्स इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन. आइल्स तो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज की ये 4 skills चेक की जाती हैं. व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस लैंग्वेज कोर्स ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर जी आइल्स. आइल्स का तो आपने एक सिर्फ वहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जाके एक फॉर्म फिल करना है, अब डेट लेनी है, उस एग्ज़ाम में अपेयर हो जाना है. उसके लिए चाहिए क्या चीज़ आपको? लैंग्वेज में 4 skills. व्हाट आर दोज 4 skills जी? वो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल्स आपकी चेक करते हैं. तो हमारे इस कोर्स में हमारा मेन टारगेट क्या हो गया? ये 4 skills हो गई. अलॉन्ग विद दैट जी कॉम्प्रीहेंशन स्किल. लैंग्वेज बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन खास तौर पे ये स्टूडेंट्स के लिए रेफर कर रहा हूँ. लैंग्वेज बहुत अच्छी है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन स्किल अच्छी नहीं है, तो वो लैंग्वेज मेरे किसी काम की नहीं है. इसी के साथ अगला इंटरकनेक्टेड या इसी का रिजल्ट अगर आप कह लें तो दैट इज़ व्हाट जी एक्सप्रेशन. मैं एक वर्ड में उसको कह रहा हूँ एक्सप्रेशन. यानी कॉम्प्रीहेंशन जितनी अच्छी हो गई तो एक्सप्रेशन इतना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. अब उस एक्सप्रेशंस में कह लें कि वो 2 तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, रिटन एक्सप्रेशन एंड ऑरल एक्सप्रेशन. उसी में साथ फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आप कह लें, उसी में आप प्रेजेंटेशन स्किल्स कह लें, उसी में आप इंटरव्यू स्किल्स कह लें. यानी ये वो सारी लाइंस हैं जिनको हमने टच करना है इंशाल्लाह. ये हमारे एरियाज़ हैं जिनको हमने क्या करना है? टारगेट करना है. गॉट माय पॉइंट जी. अब वीक के मुख्तलिफ डेज़ हैं, 5 days क्लास होगी. उन 5 दिनों में हम किस दिन क्या करेंगे वो पूरा प्लान अलग सेपरेट डिस्कस करूँगा. अभी जनरली ज़रा एग्जाम में रख लें कि दैट वील गो फॉर व्हाट जी 1 day फॉर व्हाट स्ट्रक्चर्स. अब वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं क्या नहीं है डिटेल आएगी उनकी. 1 day विल बी देयर जी कॉम्प्रीहेंशन जी, comprehension skill. In the beginning we'll go for what ji reading comprehension. Along with that listening comprehension will also be there ji, specifically which is needed there in IELTS. Then 1 day will be there what ji specifically for what ji writing skills ji. Writing tasks will be there. And 2 days will be there ji for spoken expressions ji. There will be certain activities for you, certain tasks will be there to improve, to enhance, to practice your spoken expression. मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारा एक दिन क्या है जी? प्योरली स्ट्रक्चर्स का. यानी एट फर्स्ट आई नीड टू लर्न लैंग्वेज विच कैन बी कॉल्ड जी व्हाट इनपुट, जिसको आप आसान ज़ुबान में कह लें लैंग्वेज की इनपुट. मैंने लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे पहले उसकी कोई इनपुट चाहिए ना, और उसकी आउटपुट फिर क्या हो गई? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में 2 तरह के कौन से एक्सप्रेशन आ गए? रिटन और ओरल एक्सप्रेशन. तो 1 day हमारा प्योरली किसका है? स्ट्रक्चर्स का. फिर 1 day हमने किसका रखा है? कॉम्प्रीहेंशन. क्लियर? दिस इज व्हाट जी दैट इनपुट मैंने हासिल कर ली, बट हाउ टू यूज दैट इनपुट. स्ट्रक्चर्स आई हैव लर्नड, मैंने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स सीख लिए, ठीक है, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है? टू कॉम्प्रीहेंड.
when somebody is talking to me or when something written is there in front of me, how will I get infer meaning out of it? Clear? How will I understand that? Got my point जी? 2 दिन ये हो गए, फिर हमने तीसरा दिन क्या कहा जी कि that purely we'll go for what जी? Written exercises that or written practices or written techniques that how to improve written expressions जी. And 1 day will be, 2 days will be there for what जी? Spoken, because above all spoken expression is the need of hour. That the ideas are there in my mind, thoughts are there in my mind, clear concepts are there in my mind. I'm going for what examination, how to use those ideas for written expression, and above all, how to use those ideas for what in oral expressions. Clear? Or that are usually whatever is observed that our students, clear, people generally are weaker at spoken expressions. कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स written expression में अच्छे होते हैं, लेकिन oral expressions में वो इतने अच्छे नहीं होते. ये एक जनरल सा प्लान है हमारा. दिस कैन बी कॉल्ड जी orientation of this course. Clear? और the plan of this course, objective of this course, ये माइंड में आपके क्लियर हो जाना चाहिए. After that जी, now taking a start with language, from where to begin, कहाँ से शुरू करूँ? Suppose I'm a learner, मैंने सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज, सीखनी है, इम्प्रूव करनी है, ठीक है. कौन कौन से सवाल हैं जो जहन में आते हैं? क्या जी कि क्या वोकैबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वोकैबलरी अच्छी नहीं है जी. तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यूजुअली अप टिल मैट्रिक लेवल रिसर्च शोज दैट कि हमारा जो मैट्रिक तक का बच्चा है उसके पास एवरेज 4000 वर्ड्स वोकैबलरी के होते हैं, जो उसके एकेडमिक सिस्टम में स्टडी सिस्टम में एकेडमिक करियर में तकरीबन कितने वर्ड्स आ जाते हैं उसके पास? 4000. और एक अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए या एक एवरेज लैंग्वेज बोलने के लिए रिक्वायर्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कितने होते हैं? 1000. कितने चाहिए होते हैं? 1000. और होते कितने हैं? 4000. अब आप कहें जी वो आ नहीं रही होती जी वोकैबलरी इतनी नहीं. वोकैबलरी अच्छी की या वोकैबलरी आने की बात नहीं है, इस्तेमाल में नहीं होती. उसको मैं यूं हल कर लूं कि आपका पहला जो पॉइंट है, आपने कहा जी वोकैबलरी नहीं है, तो मैं उसका क्या जवाब दे रहा हूं? वोकैबलरी है. ठीक है, वो आती क्यों नहीं है? पढ़ी होती है कहीं पे भी. या मोस्टली जो कुछ भी आप सुन रहे होते हैं आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये लफ्ज़ आपके दिमाग में था, ज़ुबान पे नहीं आया, पता था, माइंड में नहीं आया. वो क्या है? इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ. वोकैबलरी वही यूज़फुल है जो इन प्रैक्टिस रहे. वोकैबलरी वही यूज़फुल है जो इस्तेमाल में रहे. और दूसरा हमारा नॉर्मली स्टडी सिस्टम की भी एक प्रॉब्लम है दैट वी डोंट गो फॉर वर्ड ची दैट रियल एप्लीकेशन ऑफ दैट वोकैबलरी जी. कि हमने अगर वो बच्चों को वर्ड सेंटेंसेस भी देते हैं तो वर्ड सेंटेंसेस को सेपरेट एक सेगमेंट रख दिया गया है. वर्ड सेंटेंसेस के थ्रू कोई हम कंपोजिशन नहीं करवाते. वर्ड सेंटेंसेस के थ्रू कोई टॉपिक राइटिंग नहीं हो रही होती. अगर वो वर्ड्स प्रॉपरली किसी उसमें इस्तेमाल हो रहे हो एक्सप्रेशन में तो फिर वो दिमाग से नहीं निकलते. दूसरा कहा जाता है जी हेजिटेशन, कि झिझक है जी. तो झिझक कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेक इट क्लियर दैट द डिमांड ऑफ परफेक्शन इज़ व्हाट जी? हेजिटेशन. जब लैंग्वेज मेरी खुद बहुत ठीक हो गई, ठीक है, और जैसी है टूटी फूटी है, जब मैं उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया, मैंने परफेक्शन की डिमांड छोड़ दी. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, क्लियर, आई एम नॉट व्हाट जी फर्स्ट लैंग्वेज यूज़र. मैं जब बीइंग अ स्टूडेंट अपने माइंड में ये रख लूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई L1 यूज़र नहीं हूँ, यानी नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, तो हेजिटेशन खुद बहुत रिमूव हो जाएगी. द प्रॉब्लम लाइज देयर, क्लियर, वो किस चीज़ में लाया करती है? जो मैंने सबसे पहले लिखा था, स्ट्रक्चर. प्रॉब्लम किस में आती है? स्ट्रक्चर्स में जी. अब वो स्ट्रक्चर्स को समझ लें वो हैं क्या, या लैंग्वेज को समझने, सीखने, इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रक्चर्स का लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करता हूँ? उसको यूँ आसान मैं करूँ कि मैं अगर कहूँ जी मैंने अभी चाय पीनी है, मैंने उर्दू में बोला तो इसका ख़ास मैंने स्ट्रक्चर बोला नहीं बोला. या यही इसको मैं कहूँ मैं हूँ पीनी चाय, क्लियर, लफ्ज़ आगे पीछे कर लूँ तो स्ट्रक्चर टूट गया नहीं टूट गया. उसको पश्तो में बोलना है तो कोई इसका ख़ास एक स्ट्रक्चर होगा, उसको हिंदको में बोलना है तो एक को ख़ास स्ट्रक्चर होगा. कैन आई रिप्लेस फर्स्ट वन स्ट्रक्चर विद अनदर? क्या मैं एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं. यानी दो मैं बोल रहा हूँ, एक मैंने अभी पीनी है और एक मैं कहूँ जी चाय मैंने कल पीऊँगा मैं. अब इन दोनों बातों में फ़र्क है या नहीं है? अब गौर से समझिएगा. वोकैबलरी में फ़र्क है? नहीं. चाय के लिए मैंने आज के लिए भी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? चाय. कल के लिए भी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? चाय. गॉट माय पॉइंट जी. क्या फ़र्क किस चीज़ में है? स्ट्रक्चर में. क्लियर. मैं पानी खुद पीता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है.
मैं पानी किसी और को पिलाता हूँ, ये एक और स्ट्रक्चर है। गॉट माय पॉइंट जी। तो यानी जब मैंने लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज एक्सेल करनी है, एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग करना है, रिटन ऑरल कोई भी एक्सप्रेशन कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करनी है, तो मेन एजेंडा हमारा क्या है, 1 पॉइंट एजेंडा, कि वो हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे। अब वो स्ट्रक्चर है क्या, उस पर हम ऑलरेडी पहले एक सेशन कंप्लीट अलग कर चुके हैं कि जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लर्न इंग्लिश और इम्प्रूव इंग्लिश थ्रू 9 स्ट्रक्चर्स। फिर अब इस 2 महीने में उन 9 को हम और एक्सटेंड करते जाएंगे। आई प्रूव इट कि मैं जब कह रहा हूँ कि पूरी इंग्लिश उन 9 पे ही बेस करती है, तो कैसे करती है जी। उससे पहले ज़रा ये समझ लें जिन्होंने वो सेशन अगर नहीं देखा हुआ, तो क्या व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश इज बेसिकली व्हाट जी, अ लैंग्वेज ना। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जी, एंड लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन व्हाट, स्ट्रक्चर्स। यानी ये तो हमने समझ लिया कि कोई भी बात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। हर जुबान का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। अब उस स्ट्रक्चर को मैं आसान लफ्ज़ों में कह लूँ कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज का मीनिंगफुल मजमुआ। अब वो अल्फाज तो 10 तरह के भी हो सकते हैं, वो नाउन भी हैं, प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, कंजंक्शंस भी हैं। मैं आसान कर देता हूँ और उसको कि अभी सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर से मुराद हम क्या ले रहे हैं, जस्ट 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। अभी सिर्फ आपने दिमाग में क्या बात रखनी है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो मैंने सिर्फ 2 तरह के लफ्ज़ों पे फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शिल, मे, माइट। मैं उनको भी हेल्पिंग क्यों कह रहा हूँ, ऑक्सिलरी कह रहे हैं, लिंकिंग कह लें, कोई भी कह लें, सारे होते हैं किसी वर्ब की सपोर्ट में। क्लियर। मे, माइट, कैन, कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, सारों का हम यूजेज सेपरेट पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रख लें कि भाई वर्ब की सपोर्ट के लिए साथ एक्स्ट्रा मैं जो कुछ भी लगाता हूँ वो सारे क्या हैं, ये टोटल 22-23 बनते हैं। क्लियर। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल हैव, क्लियर, कैन, मे, माइट, कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। गॉट इट जी। दीज आर ऑल व्हाट जी, मैं इनको एक ही लाइन में रख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। देन जी वर्ब, वर्ब मीन्स रियल एक्शन। काम क्या है जी, मानीखेज जुमला जब भी हम कोई, या मीनिंगफुल जुमला कोई भी हम जो बोलते हैं, उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब। वर्ब कन्वेज द सेंस जी। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ एनी अटरेंस दैट मेक्स इट अ सेंटेंस। किसी भी लफ्ज़ों का मजमूए में जब तक मैं वर्ब नहीं डालूंगा, वो कोई मानीखेज जुमला नहीं होगा, वो एक अटरेंस हो सकती है। और वर्ब आसान लफ्ज़ों में क्या है, काम। अब काम की 2 मिसाल देता हूं आपको। एक मैंने क्या कहा, मैं पानी पीता हूं। अब यहां काम क्या है, पानी पीना। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, मैं दूसरों को पानी पिलाता हूं। अब काम क्या है, पानी पिलाना। तो दोनों में फ़र्क है या नहीं है? क्या मैं दोनों के लिए एक ही तरह की लैंग्वेज यूज़ करूंगा? नहीं। तो यानी स्ट्रक्चर जो सारे आपके बेस करते हैं वो किस पे बेस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के, या स्ट्रक्चर को अभी तक फिलहाल मैं कोई नफ़ी नहीं कर रहा, मैं नेगेट नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं है। इस लैंग्वेज कोर्स में हमने क्या सीखना है कि उनकी एप्लीकेशन क्या है। नाउन की काइंड्स मेरा कंसर्न नहीं है, नाउन कितनी किस्म के हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, मेरा कंसर्न नहीं है। मैं तो लैंग्वेज बोलनी सीखनी है, मैंने लैंग्वेज लिखनी सीखनी है, मैंने लैंग्वेज को समझना सीखना है। तो मैंने क्या, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन वो आएंगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर किस पे बेस कर रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। अगला क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अब ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। अब ये स्ट्रक्चर क्या मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ खुद? डू आई मेक स्ट्रक्चर्स? एम आई लैंग्वेज मेकर? नो, आई एम जस्ट अ यूजर। मैं तो लैंग्वेज क्या करता हूं, यूज करता हूं। तो ये स्ट्रक्चर आते कहां से हैं जी? दी स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड अपॉन व्हाट, सिचुएशंस। जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती हैं, स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैंने 2 सिचुएशन सामने रखी थी। मैं पानी पीता हूं, ये एक सिचुएशन है, तो आई ड्रिंक वाटर। और मैं दूसरों को पानी पिलाता हूं, तो ये दूसरी सिचुएशन बदल गई है। अब मैं खुद नहीं पी रहा, किसी और को पिला रहा हूं, तो क्या होगा, आई गेट अदर्स वाटर। Am I clear जी?
एक सिचुएशन क्या है जी, मैंने दरवाज़ा खुद तोड़ा, जानबूझ के तोड़ा, ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा हूँ, मुझसे गलती से दरवाज़ा टूट गया। इन दोनों बातों में फ़र्क है या नहीं है? और फ़र्क आप कहें किस चीज़ का फ़र्क है? सिचुएशन का। किस चीज़ का फ़र्क है? सिचुएशन का। और जब मैं पहली सिचुएशन कह रहा हूँ मैंने खुद तोड़ा, तो फिर मैं क्या कहूँगा? आई ब्रोक इट। और जब मैं कहूँ जी मुझसे गलती से टूट गया, तो फिर क्या होगा? इट वॉज ब्रोकन एक्सीडेंटली बाय मी। गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर जी? यानी क्या मुराद, स्ट्रक्चर सारे किस पे बेस करते हैं? सिचुएशंस पे। अब एक अगली कंफ्यूजन दिमाग में आती है कि भाई अब मैंने लैंग्वेज सीखनी है, तो फिर लैंग्वेज में तो हज़ार लाखों सिचुएशंस हैं। तो क्या लाखों डिफरेंट, हज़ारों डिफरेंट सिचुएशंस के लिए मुझे हज़ारों लाखों स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे? नो, मेक इट वेरी सिंपल जी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रख लें कि स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली देयर जस्ट 24। कि इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स कितने हैं टोटल? 24। जो बनते कितनों से? 9 से। कितनों से बनते हैं? अगर उसको मैं अब डायरेक्ट करके यूं कहूं कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आर जस्ट देयर जी 9। और 9 से ही कितने बन जाते हैं? 24। उन 24 से क्या हो जाती है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमने क्या कहा जी? सिचुएशंस। उन सिचुएशंस को हज़ारों लाखों में रखूंगा? नहीं, सिचुएशंस आर जस्ट देयर ऑफ 2 टाइप्स जी। सिचुएशंस कितनी हैं? 2 ही हैं, जो आप भी बचपन से देखते आए होंगे। एवरी स्टूडेंट फेसेस इट जी। लेकिन उसको क्लियर करना है हम आज कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है भाई, जब कभी इंग्लिश की बात हो रही होती है ये एक्टिव पैसिव आ जाते हैं। तो यानी सिचुएशंस कितनी किस्म की हैं? एक्टिव या पैसिव। लैंग्वेज में जो हज़ारों लाखों बातें होती हैं, तो वो 2 ही हिस्सों में तकसीम करूंगा मैं आसान। कुछ सिचुएशंस को क्या कहते हैं? एक्टिव। कुछ सिचुएशंस को क्या कहते हैं? पैसिव। मैं बनाता नहीं हूं जी, इसको क्लियर कीजिएगा। मैं एक्टिव या पैसिव बनाता, सिचुएशन खुद ब खुद या एक्टिव होती है या पैसिव होती है। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी आपको कि मैंने दरवाज़ा तोड़ा, ठीक है, अब मैं क्या हूं? एक्टिव हूं या नहीं हूं? एक्टिव हूं मैं ना, तो ये क्या हो गई? एक्टिव सिचुएशन। दूसरा मैं कहूं मुझसे गलती से टूट गया, अब क्या मैं एक्टिव हूं? जब मैं एक्टिव नहीं हूं तो उसी को क्या कहते हैं? पैसिव। गॉट माय पॉइंट जी? तो कहने का क्या मकसद, जब भी किसी सिचुएशन में कोई डूअर जब इन वेरी गुड डूअर जब इन्वॉल्व होगा उसको क्या कहते हैं? एक्टिव। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्टिव सिचुएशन। यानी काम को करने वाला इन्वॉल्व्ड है, या काम को करने वाले को आप मेंशन करना चाह रहे हो, या काम करने वाले को हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव सिचुएशन। लेकिन दूसरी तरफ बात उसका वही काम हो रहा होता है, लेकिन आप डूअर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या डूअर इन्वॉल्व नहीं है, या डूअर को मेंशन ही नहीं करना चाह रहे, सिर्फ काम पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव सिचुएशन। मिसाल दूं, ठेकेदार ने सड़क सही नहीं बनाई। अब मेरा फोकस किस पे है? सड़क ठीक बनने पे या ठेकेदार पे? मैंने उसको इन्वॉल्व कर दिया ना, मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल ना। am I clear जी? ही डिडंट कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली, तो ये क्या हो गई? एक्टिव सिचुएशन। और अब मैं सिर्फ कह दूं सड़क सही बनी नहीं है, मैंने अब इवन मेंशन भी किया है कि किसने, ठेकेदार ने सही नहीं बनाई, प्लानर ने प्लान सही नहीं की, आगे लेबर ने इस पर सही काम नहीं किया, मैंने कोई मेंशन भी किया है? नहीं। बाज़ का हम सब्जेक्ट को या डूअर को मेंशन ही नहीं करना चाह रहे होते। am I clear जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि सिचुएशंस कितनी टाइप्स की होंगी? 2। एक्टिव सिचुएशन क्या होती है? जहाँ पे डूअर इन्वॉल्व हो। और पैसिव सिचुएशन कौन सी होती है? जहाँ पे डूअर इन्वॉल्व ना हो, या डूअर समटाइम हो ही ना। इसी को एक और एग्जांपल से क्लियर कर दूं। मैंने आज नाश्ता ज़्यादा किया, या मैंने आज खाना ज़्यादा खाया, अब मैं इन्वॉल्व हूं या नहीं हूं? एक बात। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, मैं टीवी देख रहा था, बातों में लगा था, मुझे पता नहीं चला, इस वजह से मुझसे खाना ज़्यादा खाया गया। मैंने पहले क्या कहा? मैंने खाना खुद ज़्यादा खाया।
दूसरी बात मैंने क्या कहा, मुझसे खाना ज़्यादा खाया गया। दोनों में फ़र्क है या नहीं है? क्या फ़र्क है? पहले मैं खाना ज़्यादा खाने में इन्वॉल्व था, दूसरी सिचुएशन में मैं इन्वॉल्व अननोइंगली। क्लियर? अननोइंगली मुझसे वो हो गया। गॉट माय पॉइंट जी? तो अब आप कहें दोनों बातों में फिर क्या फ़र्क है? तो अब आप सिंपली क्या कह देंगे कि पहली सिचुएशन में मैं एक्टिव था, दूसरी सिचुएशन में मैं पैसिव था। इसी के बुलेट आई ऑलवेज गो फॉर दिस एग्जांपल जी। सिक्योरिटी गार्ड कहे जी मैंने फलां बंदे को शूट किया, अब वो इन्वॉल्व है या नहीं है? और दूसरी बात वो वही स्टेटमेंट बदलता है, वो कहता है जी गलती से मुझसे वो बंदा शूट हो गया, अब वो इन्वॉल्व है नहीं। तो एक सिचुएशन क्या होगी, ही शॉट हिम, ही शॉट हिम। दूसरी सिचुएशन में आप क्या कहोगे, द पर्सन वॉज शॉट बाय हिम एक्सीडेंटली। एक में वो इन्वॉल्व है, दूसरे में वो इन्वॉल्व नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी जी? तो जब सिचुएशंस दो किस्म की हैं तो स्ट्रक्चर भी कितने होंगे जी, दो किस्म के। और एक इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान में रख लीजिएगा जी, मोस्टली स्टूडेंट्स आस्क मी, बच्चे पूछते हैं कि सर आप नेगेट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन एग्जाम में तो आता है कि कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव। एग्जाम में वो सिर्फ इसलिए आता है, दैट इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू लर्न इंग्लिश, दैट इज नॉट इंग्लिश। वो लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका है। रियल में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि मैं किसी अंग्रेज के सामने खड़ा हूं तो मैं उसको कहूं आप एक्टिव वॉइस बोलो, मैं आपको क्या बना के दूंगा, पैसिव वॉइस। इतनी हकीकत तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि दरवाज़ा मैंने खुद तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा है, ये और बात है, और मुझसे गलती से टूट गया तो ये और बात है। मैंने तोड़ा है तो मैं इसको ये क्या कहूँगा, आई ब्रोक इट। मुझसे गलती से टूट गया तो मैं क्या कहूँगा, इट वॉज ब्रोकन बाय मी एक्सीडेंटली। दोनों बातों में फ़र्क है या नहीं है? दोनों सेम नहीं है। एक्टिव और पैसिव कभी भी सेम नहीं होते। सेम वही सिचुएशन एक्टिव में होगी तो उसके कुछ और मीनिंग है, पैसिव में होगी तो उसके कुछ और मीनिंग है। ये सिर्फ एग्जाम में एक सीखने के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब थी, जो एक्सरसाइज कब की, विद अपॉलॉजीज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोडिंग माय टीचर्स, अकॉर्डिंग टू माय टीचर्स, ये रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे एग्जाम सिस्टम का हिस्सा है, उसको उस तक रखें बस। अदरवाइज लैंग्वेज में, स्पोकन एक्सप्रेशन में, रिटन एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि मैंने एक्टिव को कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में, या पैसिव को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव में। या एक्टिव और पैसिव दोनों सेम होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। जब दोनों अलग हैं तो सिचुएशंस भी फिर क्या हो गई, दो। सॉरी, स्ट्रक्चर्स भी कितने हो गए, दो। अब स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर है या पैसिव का स्ट्रक्चर है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज़ से पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। इसी एग्जांपल से देख लें कि आई ब्रोक इट। अब यहां मैंने वर्ब का कौन सी फॉर्म यूज़ की है, वर्ब्स सेकंड फॉर्म। ये हम डिटेल सारी करेंगे कौन सी कहाँ। अभी सिर्फ उसका एक कह लें आप कि प्रीफेस कह लें, एक माइंडसेट लाइन बना लें कि हमने किन लाइंस पे चलना है, हाउ टू इम्प्रूव इट। इसलिए मैं साथ उर्दू में क्लियर करके आसान जुबान में बता रहा हूँ कि आई ब्रोक इट, मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की, सेकंड, जब मैं इन्वॉल्व था। और जब मैं इन्वॉल्व नहीं था तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, इट वॉज ब्रोकन, इट वॉज ब्रोकन। अब आप दोनों में डिफरेंस नोट कीजिएगा, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं है। मीनिंग वाइज में कहूँ, आई ब्रोक इट मैंने खुद जानबूझ के तोड़ा है, तो मैंने क्या यूज़ की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ कोई इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया नहीं यूज़ हुआ। वहाँ देखें वॉज ब्रोकन, पहले हेल्पिंग वर्ब आया नहीं आया, यूज़ हुआ है। क्लियर? फिर यहाँ वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। आर यू नोटिसिंग द डिफरेंस? अब आप कहें जी, एक बात, एक एतराज़ हो सकता था, आप कह सकते कि भाई ये भी पास्ट है और ये भी क्या है, पास्ट है। पास्ट का ये क्या है, एक्टिव, और ये क्या है, पास्ट का पैसिव। लेकिन ये दोनों बातें सेम नहीं है। यहाँ तक मैंने एक पॉइंट इस्टेब्लिश किया, एक फैक्ट डेवलप किया कि चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, कोई भी बात मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, मैं दो जोर दे के कह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ तो मुझे खुद पता है कि मैंने एक्टिव वाली स्ट्रीम में रहना है या पैसिव वाली स्ट्रीम में रहना है। तो मैं फ़र्क किस चीज़ से करूँगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। यानी एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं जब अगले की बात समझ रहा हूँ, व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू मी, आइल्स में ख़ास तौर पे लिसनिंग में बच्चों के बैंड्स कम आ रहे होते हैं,
क्लियर? क्यों? वो लिसनिंग क्लियर नहीं हो रही होती। अब मैं कहूँ जी लिसनिंग में मुझे कौन सी चीज़ है जो मेरी हेल्प करती है कि अगला क्या कहना चाह रहा है, फिर वही बात हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। हाउ विल आई कॉम्प्रीहेंड दैट लिसनिंग, हाउ विल आई कॉम्प्रीहेंड दैट रिटन मटेरियल। किन दो चीज़ों से, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। पहले मैं लाइन डिसाइड कर लूँगा कि आया वो एक्टिव की बात हो रही है या पैसिव की बात हो रही है। अब आप कहें जी टोटल मैंने क्या कहा था, कितने हैं? 24। इसका मतलब 12 स्ट्रक्चर किसके हैं? एक्टिव के, और 12 स्ट्रक्चर किसके हैं? पैसिव के। 12 एक्टिव एंड 12 पैसिव। उसी को जरा आप देख लीजिएगा। जिन 24 को मैंने एंड पे क्या कह दिया? 9। ये 24 बनते किससे हैं? 9 से। ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स हम इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं को एक्सेल करेंगे। लेकिन पहले एक मेरा माइंड तो क्लियर हो ना कि मैंने सीखना क्या चीज़ है। अभी तक मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ, अभी तक क्या पॉइंट इस्टेब्लिश किया कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो बेसिकली मैंने क्या सीखनी है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग और वर्ब का डिफरेंस सीखना है। क्यों? कि लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर इज बिल्ट अपॉन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, एंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन व्हाट? सिचुएशन। सिचुएशन चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, यानी डूअर इन्वॉल्व है या डूअर इन्वॉल्व नहीं है। तो वो जब सिचुएशन 2 हैं तो स्ट्रक्चर भी कितनी किस्म के हो गए? 2। उनमें आगे फर्दर कैटेगरीज करके 24 कर दिए। अब वो 24 सीखने के लिए जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि मैं क्यों कह रहा हूँ वो 24। अब देखिएगा, दैट सपोज आई एम सेइंग जी एट फर्स्ट आई एम टेकिंग अ स्टार्ट विद सपोज प्रेजेंट सम सिचुएशन। मैं फिर कह रहा हूँ डिटेल हम आगे 2 महीने इसी को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ अभी एक बेसिक स्केच बना लें। आई एम सेइंग जी व्हाट कॉजेस प्रॉब्लम, क्लियर? और व्हाई इज इट सो दैट आफ्टर स्टडीइंग 12 years कंपल्सरी इंग्लिश, 10 years कंपल्सरी इंग्लिश, 14 years कंपल्सरी इंग्लिश, स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स, ये प्रोफेशनल्स फेस प्रॉब्लम। इशू क्यों कहाँ पे आ रहा होता है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं हम उसको, ये हमने ये डिफरेंसेस क्लियर नहीं किए होते कि एक मैं क्या कह रहा हूँ, इज थर्ड, इज ING, इज बीइंग थर्ड। अभी मेरे साथ याद कर लें, मैंने जो कहा ना कि लैंग्वेज किस पे बेस करती है? 24 स्ट्रक्चर्स पे। क्यों, कैसे, प्रैक्टिस हम करेंगे। पहले वो 24 मेरी फिंगर टिप्स पे आ जाएं जी। वो मैंने क्या कहा, 24 कितनों पे बेस करते हैं? 9 से। मेरे साथ साथ याद करते जाएं आप। अभी मैंने पहले क्या कहा जी? इज थर्ड, इज ING, इज बीइंग थर्ड। देखिए एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम आगे डिटेल करेंगे। इज थर्ड, बुक इज पब्लिश्ड, रिजल्ट इज अनाउंस्ड, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, colonies are planned. Got my point जी? He is teaching, फिर अगला he is ING, he is studying, he is discussing, फिर आगे is being third जी, votes are being casted। मैं is कह रहा हूं, is से मुराद is am are, तीनों फॉर्म्स। is सिंगुलर के लिए होता है, am I के लिए यूज होता है, are प्लूरल के लिए यूज होता है। जब मैं इज लिख रहा हूं तो आपने तीनों साथ कंसिडर कर लेनी है, इज, एम, आर। याद करने के लिए आसान कर रहा हूं क्या? इज थर्ड, इज ING, इज बीइंग थर्ड, बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड। आप अंदर ना जाइएगा जी, क्यों ना जाएं? पेंट हो रहा है जी, बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड। यहां से आगे ना गुजरिएगा जी, क्यों नहीं जाना? रोड्स बन रही है जी, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये 3 हो गए, याद हो गए जी सबको। इसी के साथ अब देखिएगा मैं साथ और जोड़ रहा हूं जी, 3 और। हैज थर्ड, हैज बिन थर्ड, हैज बिन ING। जो YouTube पे वीडियो है 9 स्ट्रक्चर्स वाली, उसमें ये चार्ट पूरा कंप्लीट वहां पड़ा हुआ है जी, आप वहां से भी उठा सकते हैं। क्या यूज किया मैंने? हैज थर्ड। थर्ड मीन्स क्या? वर्ब की, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और ये आगे क्या आ गया? वर्ब। यहां पे हैज क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये आगे क्या हो गया? वर्ब फॉर्म्स। हैज थर्ड, हैज बिन थर्ड, हैज बिन ING। एग्जांपल्स देखते जाएं जी। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज रीच्ड देयर, सिंपल परफेक्ट। हैज बिन थर्ड उसी का पैसिव है जी। Task has been completed, building has been painted,
मैं पूछूं जी अब मैं सड़क से गुजरूं या ना गुजरूं, सड़क बन गई है आपके यहाँ जी, बन गई है, रोड हैज बिन कंस्ट्रक्टेड। गॉट इट जी। इसी में आगे देखें परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी, एक शॉर्ट कॉन्टिन्यूटी थी ऊपर, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी, लॉन्ग कॉन्टिन्यूटी आ गई। ही इज टीचिंग, ये करंट बात है, और अब मैं लॉन्ग लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ही हैज बिन टीचिंग, ही हैज बिन डिस्कसिंग, ही हैज बिन टेलिंग मी, वो मुझे बताता रहा, मैंने उसकी बात सुनी नहीं। ही हैज बिन ट्राइंग टू कन्विंस मी, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। Am I clear जी? कितने हो गए जी, 3 3 6। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ये 6 हैं। अब इन 6 से देखें जी आगे, दैट दीज आर कंसर्न विद व्हाट जी, प्रेजेंट। ये सारे हमारे क्या हैं, अभी सिर्फ याद करना है हमने, ये प्रेजेंट हैं। एसएमआर भी किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। हैज हैव भी किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। यहां मैंने हैज लिखा है तो साथ आपने खुद कंसिडर कर लेना है कि हैव भी आएगा, बल्कि मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ एस के साथ क्या आ गए, एम आर, यहां हैज के साथ और क्या आ गया, हैव। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, एक्सेप्ट आई एंड यू। आई के साथ भी हैव आता है, यू के साथ भी क्या आता है, हैव ऑलवेज। अदरवाइज सिंगुलर हो तो हैज, प्लूरल हो तो हैव। Am I clear जी? He has, they have। अब ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। Some issue? और whenever we talk about language जी, टाइम ये 3 ही है, चौथा टाइम अभी तक कोई नहीं निकल सका। आप साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना हो सकता है, 4 डायमेंशंस की बातें हो रही हैं, 4 टाइम भी कहीं आ जाए। गॉट माय पॉइंट जी, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। इसमें तो कभी किसी ऐसे को तो नहीं देखा ना जो चला, मैं उसको पूछूं बेटा आप कल आप किधर थे, वो आगे से कहे सर मैं बीमार हो जाऊंगा। इज इट पॉसिबल जी? यानी प्रेजेंट की बात कभी भी हम पास्ट नहीं होता, पास्ट की बात फ्यूचर नहीं होता। व्हेन आई एम यूजिंग इट, लिसन केयरफुली जी, व्हेन आई एम यूजिंग इट I know better whether I'm talking about present or past or future. How will I identify? जब मैंने बोलना है तो मैं किस चीज पे फोकस करूंगा, हेल्पिंग वर्ब। किस पे फोकस करूंगा, यानी जब प्रेजेंट है तो उसके हेल्पिंग वर्ब कुछ और है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कुछ और है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब कुछ और है जब मैं यूज कर रहा हूं। और जब अगला मेरे साथ बात कर रहा है, व्हेन आई एम लिसनिंग क्लियर, और व्हेन आई एम ट्राइंग टू गो फॉर व्हाट जी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उस वक्त भी फिर मुझे किससे पता चलेगा प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है, थ्रू व्हाट जी, हेल्पिंग वर्ब। पूरे सेंटेंस से नहीं, वोकैबुलरी से नहीं, मीनिंग से नहीं, मुझे सिर्फ किस चीज से पता चलेगा जी, हेल्पिंग वर्ब से। किससे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म से। यानी यहां देखें कि आप प्रेजेंट में मैंने क्या यूज किए, इज और हैज हैव। अब ऑटोमेटिकली डोंट यू थिंक दैट इसी से खुद ब खुद बन जाएगा, वर्ब फॉर्म सेम रहती है, ये प्रेजेंट है ना, इसी को पास करना है तो इज एम आर की जगह यहां क्या आ जाएगा, वॉज वर। क्या हो जाएगा, वॉज वर। वही देखें, वॉज वर थर्ड, वॉज वर आईएनजी, वॉज वर बीन थर्ड, खुद बहुत बन गया। बुक अभी छपती है जी, बुक इज पब्लिश्ड, बुक छपती थी तो क्या हो जाएगा, बुक वॉज पब्लिश्ड। थर्ड बुक वॉज पब्लिश्ड। देखिए अभी रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप क्या कहेंगे, रिजल्ट इज अनाउंस्ड। अब यूं होता है जी, पहले ऐसे होता था जी, फिर आप क्या कहेंगे, रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड। और रिजल्ट यूज्ड टू बी अनाउंस्ड हम स्ट्रक्चर करेंगे आगे लैंग्वेज का, लेकिन है वो भी फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, या वॉज वर की सेंस है। am I क्लियर जी? वॉज वर अब देखें यहाँ, इज एम आर क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म्स है, बी की फर्स्ट फॉर्म, और वॉज वर बी की क्या है, सेकंड फॉर्म्स है। यानी पहला कॉलम याद रखें फर्स्ट, तो सेकंड कॉलम सेकंड। क्लियर हो गया जी? वो अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग, पढ़ा रहे थे तो क्या हो जाएगा, वॉज टीचिंग। अब यहां देखें हैज हैव था, हैज हैव प्रेजेंट फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। वही तीनों हो जाएंगे, हैड थर्ड, हैड बिन थर्ड, हैड बिन आईएनजी। वो अभी काम कर चुके हैं जी, ही हैज डन हिज वर्क।
वो काम कर चुके थे जब मैंने उन्हें कॉल की। ही हैड डन हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम। वो अभी खाना खा चुके हैं जी, ही हैज़ फिनिश्ड हिज मील। वो मैं जब घर पहुंचा वो खाना खा चुके थे, तो फिर क्या हो जाएगा? ही हैड फिनिश्ड हिज मील। गॉट माय पॉइंट जी? इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब इसी को देखें आगे जी, इसी से जी, यानी है वही देखें, मैंने क्या कहा था, 3 and 3 6। क्लियर? ये दो तो सिर्फ हमने क्या चेंज किए हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या चेंज किए हैं? कोई वर्ब फॉर्म चेंज हुई है। अब यहां देखें, ये किसका था? पास्ट। दिस वाज ऑल व्हाट जी? पास्ट। इसी बात को अब मैंने फ्यूचर में कहना है जी, या फ्यूचर में समझना है। मैं दो जानबूझ के बोल रहा हूं बार बार। जब मैंने कहना है तो लैंग्वेज मेरे कंट्रोल में है, जब अगला बोलेगा तो लैंग्वेज उसके कंट्रोल में है। मुझे कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। गॉट इट जी? अब यहां देखें क्या ऐड हो जाएगा जी? विल शैल बी, विल शैल बी, बाकी वही तीनों ऐड होंगे जी। विल शैल बी थर्ड, विल शैल बी आईएनजी, विल शैल बी बीइंग थर्ड। गॉट माय पॉइंट? यानी देखें, अभी रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट इज अनाउंस्ड। रिजल्ट होता था, रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड। रिजल्ट अनाउंस होगा, विल बी अनाउंस्ड। कुछ चेंज हो रहा है जी? एम आई क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? इसी को देखें आगे जी, परफेक्ट में लेके आना है तो क्या हो जाएगा? विल शैल हैव, यहां ऑलवेज हैव जी, हमेशा क्या हो जाएगा? हैव। हमेशा याद रखें, इससे पहले जब कभी भी जी कोई ना कोई ऑक्सिलरी, मॉडल, लिंकिंग, हेल्पिंग कुछ भी आ जाए तो फिर विल शैल हैज नहीं होगा कभी भी, वुड हैज नहीं होगा, माइट हैज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? हैव। यहां आपके पास हैज हैव की चॉइस थी, वहां चॉइस नहीं है, वहां हमेशा क्या होगा? हैव। यानी वो अभी काम कर चुके हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वो काम कर चुके थे तो क्या हो जाएगा? ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। वो काम कर चुके होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। एम आई क्लियर जी? गॉट माय पॉइंट? यानी क्या मैंने क्या कहा था? 3 and 3 6। इससे ऑटोमेटिकली वही अगले बने नहीं बने? गॉट दैट? अब ये 3 6 थे ना, मैंने क्या कहा? 9 हमने टोटल पूरे करने हैं। अब ये टोटल काउंट करें, कितने बन गए जी? 3 and 3 6, 6 and 6 12, 12 and 6 18, 12 and 6 18। गॉट माय पॉइंट जी? अब 18 के साथ देखें, मैं यहां इसका फोर्थ ऐड नहीं कर रहा, बिन थर्ड। नोटिस दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम और नॉट? परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बोथ आर सेम और नॉट? आर यू नोटिसिंग? यही प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहते थे कि जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता, होता है। स्ट्रक्चर सेम है, इस वजह से कंफ्यूजन होती है। मैंने वो 9 स्ट्रक्चर्स वाले में से बुक के रेफरेंस दिए हुए हैं, वहां से देख लीजिएगा। माइकल स्वॉन, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। हैज बिन थर्ड, यानी परफेक्ट में भी वही यूज हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वही यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा ही नहीं था। अब जब यहां देखेंगे तो यहां पे भी फिर वही हैड बिन थर्ड, यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहां पे भी विल हैव बिन थर्ड। अभी इसमें परेशान नहीं होना, हम डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं टोटल पूरा करना चाह रहा हूं, गिनती पूरी करना चाह रहा हूं। 24 मैंने कहा था, अनाउंस किया था, उन्हें पूरे करने हैं। अब देखें जी, 3 3 6 थे ना पहले, साथ अब कितना हो गए? ऐड हो गए कितने? 7 7 7 7 14, देन 7 21, तो बाकी कितने रह गए पीछे? 3। यानी हम इन 6 से ही हमने टोटल कितने बना लिए? 21। 6 से कितने बने? 21। दे रिमेनिंग ओनली 3 जी। वो 3 कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का एक्टिव। जो यहां पे हम क्या यूज करते हैं जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ। डिटेल हम करेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ एक स्केच देना चाह रहा हूं आपके, एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के लिए, कि जिसको आप मुश्किल समझ रहे हैं, टोटल इतनी सी गेम है वो सारी। यानी सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते नहीं करते? वो पढ़ाता है, ही टीचेस, वो जाता है, ही गोज, ही स्टडीज, ही वर्क्स हार्ड।
नेगेटिव करना हो तो डज यूज कर देते, नहीं कर देते, ही डजंट वर्क। प्लूरल हो तो क्या यूज कर देते हैं, डू। एक बंदा हो तो डज, ज्यादा हो तो डू। और डू डज मोस्टली कब यूज होते हैं, नेगेटिव्स में या इंट्रोगेटिव्स में, नेगेटिव्स में या इंट्रोगेटिव्स में। तीसरा एक्सट्रेस के लिए भी यूज होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह वो वर्क, वो काम करता है जी, आप क्या नहीं करता, मैं जोर दे के को नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं वो करता है, ही डज वर्क। गॉट इट। वो खेलते हैं, दे प्ले। एक है तो ही प्लेज, ज्यादा है तो दे प्ले। एक है तो ही डज नॉट प्ले, ज्यादा है तो दे डू नॉट प्ले। यही सिंपल पास्ट का क्या हो जाता है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने क्या कहा था, पास्ट सारा सेकंड फॉर्म चल रही होती है। हैड क्या है, सेकंड फॉर्म है हैज हैव की। वॉज वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है इज एम आर की। और इसी तरह यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहां क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसी में साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब फिर बता रहा हूं कब यूज होता है, जब नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो। ही वेंट देयर, वो वहां पे गया, सेकंड फॉर्म। वो नहीं गया, ही डिडंट गो, he didn't go। am I clear जी। और इसी में देख लें सिंपल फ्यूचर का एक्टिव अप्रोच है। वहां पे हम यहां सारा क्या था, विल शैल बी या विल शैल हैव। एक विल शैल सिंपल, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म जी, सिंपल फ्यूचर। वो जाएगा, ही विल गो। हम करेंगे, हम ये काम करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क। अब टोटल एक दफा फिर काउंट करेंगी, 3 देन 3 6 हो गए था। सेवंथ मैंने क्या कहा, मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं फिर रिपीट करूं कि परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। वो क्या है, यहां पे भी हैज बिन थर्ड, यहां पे भी क्या होता है, हैज बिन थर्ड। स्ट्रक्चर सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। कैसे वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं था। अगर मैं ये लिख लूं तो 3 3 6 से 7 क्या हो गए, 7 7 प्रेजेंट के, 7 पास्ट के, 7 फ्यूचर के, टोटल कितने हो गए, 21। और ये जो फर्स्ट रो मिसिंग थी हमारी, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव, सिंपल पास्ट का एक्टिव, सिंपल फ्यूचर का एक्टिव, ये तीनों जरा अलग हैं। क्यों, इनके साथ इनके अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इसलिए उनको साथ कहते हैं मॉडल्स यूज कर रहे हैं हम। क्लियर, क्या यूज कर रहे हैं, देखें तो डू डज, यहां क्या यूज कर रहे हैं, डेट, और यहां क्या यूज कर रहे हैं, विल, विल शैल। अब टोटल 24 हो गए, नहीं हो गए। और इंपॉर्टेंट थिंग, जो आखिरी लास्ट आज का पॉइंट, आर यू नोटिसिंग समथिंग दैट यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, लेकिन उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स आई है, नहीं आई है, इज एम आर थर्ड, इज एम आर आई एन जी, इज एम आर बीइंग थर्ड। While using language, while speaking English, while writing English, or while trying to understand English, we mix up all these 3. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम इज थर्ड, इज आईएनजी, इज बीइंग थर्ड को क्या कर देते हैं, मिक्स अप कर देते हैं, जिस वजह से मीनिंग गड़बड़ हो जाते हैं। हम क्लियर जी। इसी की डिटेल हमने क्या, 2 महीने इनके साथ और लैंग्वेज कैसे, यानी यही सिर्फ नहीं है, इनसे बाकी लैंग्वेज कैसे बनती है, मे माइट क्या यूजेज होगा, वोट, कैन, कोड, should, used to, feel like और other language structures। क्लियर, इनसे कैसे बनते हैं, क्लियर, we'll go for it जी। योर टुडेज टास्क क्या आपने क्या, यही वाले जो, यानी 6 से कितने बने, 9 से कितने हो गए, 24 जी। दीज मस्ट बी देयर ऑन योर, दिस इज लाइक अ लैंग्वेज कीबोर्ड। अब एक सवाल ध्यान में उठता है कि क्या सर हमें ये हमेशा रटा मारना पड़ेगा इस चीज़ का, नो नॉट एट ऑल। लेटर ऑन व्हेन यू आर यूजिंग इट इन लैंग्वेज जी, जब आप इसको बाद में यूज़ कर रहे हैं तो क्या, इट्स लाइक अ कीबोर्ड। आपने देखा होगा कीबोर्ड शुरू में सीखना पड़ता है, ASDF सेमीकोलन LKG, लेकिन बाद में आपने प्रोफेशनल टाइपिस्ट को देखा होगा, जब वो टाइप कर रहे होते हैं तो वो विदाउट लुकिंग एट दैट बोर्ड, अगर उनकी आप आंखों पे पट्टी भी बांध लें, वो खुद बहुत टाइप कर सकते। सेम इज अ केस विद योर लैंग्वेज। एट फर्स्ट यू हैव टू टेल योर ब्रेन दैट व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। जब बेसिक स्ट्रक्चर्स एक दफा, इफ एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग, एम आई थिंकिंग अबाउट इट दैट वेदर आई एम सपोज टू स्पीक एक्टिव और पैसिव? Am I thinking about it whether I'm supposed to use his and her structure or was structure or will shall be structure? No. I taught my brain that these are the basic structures. Now when I'm speaking, my brain is automatically giving me these structures. मेरा brain का language keyboard, this is your language keyboard of your brain. Am I clear? That's all for today.